हेलो एवरीवन, माय सेल्फ पीके पोन। स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। आज मैं 2019 का क्वेश्चन बैंक सोल्व करने वाला हूं। आज हम देखेंगे 2019 में कौन कौन सा क्वेश्चन आया था। और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बच्चों देख लो, ये जो है ना इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2019 का एनुअल एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है। और आज हम देखेंगे कि एनुअल एग्जामिनेशन 2019 में क्या क्या क्वेश्चन आया था। आज का सेशन बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। हम लोग शुरू से लेकर लास्ट तक अगर बने रहते हैं तो 2019 का एक एक क्वेश्चन को डील करेंगे। और तुमको मैं बार बार बोलता हूं कि अगर हम एक क्वेश्चन को बनाएंगे तो समझो कि 200 क्वेश्चन को बनाएंगे, है कि नहीं। मैं सारे वीडियो पे जो भी थ्योरी जाएंगे, जो भी कंटेंट आएंगे, सबका डीपली कंसेप्ट देने वाला हूं। देख लो तो भाई हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। देख लो पहला क्वेश्चन क्या करा बाबू। पहला क्वेश्चन कह रहा है ना कि आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है। ठीक है भाई, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है। ठीक है, देख लो तो आवेश का पृष्ठ घनत्व को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, है कि नहीं। फॉर्मूला होता है सिग्मा बराबर क्यू बाई एरिया। ठीक है, और देख लो ये क्यू क्या है, आवेश है, चार्ज है, और ए क्या है, और ये आपका क्षेत्रफल है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, देख लो कूलम बाई मीटर स्क्वायर। ये हमारा पहला आंसर होगा, कूलम बाई मीटर स्क्वायर, है कि नहीं। तो यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी, अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी रहेगा ना बाबू तो उसका जो मात्रक निकालेंगे, ऐसा यूनिट निकालेंगे तो वो आ जाएगा आपका क्या, कूलम पर मीटर स्क्वायर, है कि नहीं। देख लो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। देखो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है ना, ध्यान दो इधर। देखो सेकंड क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है बाबू। किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा, है कि नहीं। देख लो अगर हमारे पास कोई स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है, और अगर उस स्फेरिकल सरफेस के इन साइड में हम क्यू चार्ज रख देते हैं, ठीक है, तो भाई टोटल फ्लक्स निकालना है। ध्यान दो, ये हमारे पास एक, देख लो ये हमारे पास एक स्फेरिकल सरफेस है और इसके अंदर में क्यू चार्ज को रख दिया गया। ठीक है, तो अब भाई अगर हमको फ्लक्स निकालना है, ठीक है, अब कैसे निकालेंगे। देख लो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा, देख लो क्यू बाई कितना, एप्सिलॉन नॉट, है कि नहीं। यानी बी इज द करेक्ट आंसर, बी हमारा सही आंसर है कि नहीं। सुन लो, अगर कोई स्फेरिकल कंडक्टर है, स्फेरिकल सरफेस है, और उस स्फेरिकल सरफेस के अंदर अगर क्यू चार्ज रख देता है तो कितना आंसर आएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। देखो यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, और वो क्वेश्चन बच्चे फंसते भी हैं। देख लो क्या रहता है भाई कि अगर कोई स्फेरिकल सरफेस है उसमें अगर हम डायपोल को रख देंगे, देख लो ये हो गया डायपोल, देख लो ये माइनस क्यू और प्लस क्यू का एक डायपोल है। ठीक है, तो भाई जब डायपोल को रखेंगे तब कितना फ्लक्स होगा। अगर चार्ज को रखेंगे तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स आएगा, है कि नहीं। लेकिन अगर हम डायपोल को रख दिए भाई तो डायपोल के लिए फ्लक्स कितना, जीरो आ जाएगा, क्योंकि जब दोनों का सम करेंगे ना चार्ज का तो वो जीरो आ जाएगा, है कि नहीं। तो डायपोल के केस में तो आंसर जीरो आता है, लेकिन अगर बात करेंगे चार्ज का तो उसके केस में आंसर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, है कि नहीं। देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना बड़ा ही धमाकेदार क्वेश्चन है, ठीक है, और ये बार बार आता है एग्जाम में। सुन लो ये एग्जाम में बार बार आता है, बच्चे इसे नहीं बना पाते हैं, ठीक है। तो इसे आपको एकदम बनाना है, देख लो एकदम कंसंट्रेशन के साथ बनाना है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा धमाकेदार क्वेश्चन है। देख लो क्या कहता है बाबू, 10 माइक्रोकूलम और माइनस 10 माइक्रोकूलम को दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हुए हैं, है ना। दो चार्ज दिया हुआ है भाई, और दोनों जो है ना वायु में रखा हुआ है, 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है, ठीक है। अब कह रहा निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होगा। ठीक है, दो चार्ज पता है बाबू Q1 Q2 और डिस्टेंस पता है R, और हमको निकालना क्या है, विद्युत स्थिति ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकालना है। देख लो यहाँ पे कह रहा है 2 पॉइंट चार्ज दिया हुआ है, 10 माइक्रोकूलम माइनस 10 माइक्रोकूलम, और दोनों के बीच का डिस्टेंस पता है, और हमको निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। देख लो बाबू सबसे पहले देख लो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है ना, इसके लिए यूज क्या करेंगे फॉर्मूला, U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। ये पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है। देखो जब भी हम न्यूमेरिकल बनाएंगे, सुन लो जब भी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो एक चीज दिमाग में रहना चाहिए, वो चीज क्या है भाई कि सारा यूनिट जो है ना SI में रहना चाहिए। जब तक SI में यूनिट नहीं रहेगा तब तक आपका आंसर नहीं आने वाला है। सुन लो तो सारे डाटा को SI में चेंज करना है, ठीक है। देख लो ध्यान दो, अब देखो U का वैल्यू अगर हमको निकालना है ना बाबू तो ये हो जाएगा 9 × 10⁹ ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 × 10⁹, है कि नहीं। और अगर Q1 का बात करूं भाई, देख लो Q1 कौन है, देख लो ये ना Q1 है भाई 10 माइक्रोकूलम। तो 10 माइक्रोकूलम को अगर चेंज करेंगे ना तो ये हो जाएगा कितना, 10 × 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है भाई। और ये हो जाएगा 10⁻⁻5 कूलम, है कि नहीं। उसी तरह से Q2 का अगर चेंज करेंगे ना भाई
तो ये भी हो जाएगा 10 के पावर माइनस 5 कूलम, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज है। देख लो, ये है आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। सुन लो, Q1 हो गया प्लस और Q2 क्या हो गया, माइनस हो गया, है कि नहीं। देख लो, Q1 प्लस और Q2 माइनस है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस R दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर बाबू, तो यहाँ से 40/100 मीटर हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरह से डाटा को सबको चेंज कर देना है। देख लो, ये 0.4 मीटर आ गया, ठीक है। तो ये डाटा हो गया हमारा, ये क्वेश्चन का डाटा हो गया, ठीक है। और देखो, इसी डाटा को अगर हम इसमें पुट करते हैं भाई, तब कितना आंसर आएगा, है कि नहीं। देख लो, तो Q1 का वैल्यू कितना है, 10 टू द पावर -5 इंटू -10 टू द पावर -5 बाई 0.4, है कि नहीं। थोड़ा सा दिखाइएगा ना स्क्रीन, ठीक है भाई। अब देख लो, तो इसे जब सॉल्व करूंगा ना भाई, तो ये कितना हो जाएगा, देख लो 9 इंटू, देख लो 10, यहाँ से देखो पॉइंट अगर हटाएंगे तो ऊपर में 10 चला जाएगा, ठीक है। देख लो यहाँ पे कितना चला जाएगा, 10 चला जाएगा, है कि नहीं। अब देख लो, यहाँ से मैं बाबू जब सोल्व करता हूँ तो देख लो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, देख लो प्लस में पावर 10 है भाई, या माइनस में भी 10 हो गया, यानी देख लो 10 टू द पावर 10 और -10, है कि नहीं। तो ये टोटल डाटा नेगेटिव हो जाएगा, 10 टू द पावर आपका कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देख लो ये आपका -5 -10 हो गया, और 9 और 1 कितना 10 हो गया, और देख लो बाई कितना 4 हो गया। ध्यान दो, इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ, इसको लिख सकते हैं भाई ये हो जाएगा आपका कितना, -9/4 इंटू 1, है कि नहीं। -9/4 इंटू कितना 1 आ जाएगा। देख लो, देखो यहाँ पे थोड़ा पता नहीं चल रहा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, ठीक है। देख लो भाई, जब इसको मैं सॉल्व करूंगा ना बाबू, देखो मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा ना, तो यू कितना आ जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 9/4 इंटू, ठीक है, 9/4 इंटू कितना -10 और +10। देख लो -10 इंटू कितना +10, और जिसमें ये नेगेटिव है, ठीक है। ये देखो नेगेटिव साइन को आगे कर देते हैं, ठीक है। अब इससे तो कैंसिल हो गया, बच गया कितना 9/4 माइनस में, यानी आपका हो जाएगा कितना -2.25 जूल, ठीक है भाई। तो ये हमारा करेक्ट आंसर कौन होगा, सी हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ना, सुनो, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए भाई फार्मूला को याद रखना जरूरी है। फार्मूला इंपॉर्टेंट है, फार्मूला अगर आपको याद रहेगा तभी क्वेश्चन बन पाएगा, है कि नहीं। अब देख लो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सुनो, ये 4th नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सुनो। 4th नंबर क्वेश्चन में कर रहा है बाबू, देखिए 4th नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सुनोगे। कह रहा है कि विद्युत ध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक क्या होगा, ठीक है। अगर निरक्षीय स्थिति रहेगा, एक होता है अक्षीय स्थिति, एक होता है निरक्षीय स्थिति, है कि नहीं। तो जब बात निरक्षीय का होता है, निरक्षीय को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन। अगर सुनो, अगर बात होगा इक्वेटोरियल पोजीशन का, इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, ठीक है, विद्युत विभव कितना होता है, ठीक है भाई। अगर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना रहेगा इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए, है ना, निरक्षीय स्थिति के लिए, तब क्या देख लो, तो इसके लिए डायरेक्ट हमारा आंसर 0 हो जाएगा, है कि नहीं भाई। देख लो इक्वेटोरियल पोजीशन में कोई विभव नहीं होता है, शून्य विभव होता है कि नहीं। वहां पे पोटेंशियल कितना शून्य हो जाएगा, ओके। और देख लो, ध्यान दो, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दो। 5वां क्वेश्चन क्या रहा है बाबू, देखो 5वां क्वेश्चन क्या है। देखो 5वां क्वेश्चन एकदम, देखो एग्जाम से ऐसे क्वेश्चन टकराता है, डायरेक्ट एग्जाम से टकराएगा ये, ठीक है। बस फार्मूला पुटिंग है भाई, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, अगर कैलकुलेशन कर लोगे तो एग्जाम से डायरेक्ट जाके टकरा जाएगा, है कि नहीं। क्या कहता है भाई, देख लो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि देखो वोल्टेज दिया हुआ है 100 वोल्ट, ठीक है, और एनर्जी कितना है बताओ, एनर्जी दिया हुआ है 1 जूल, ठीक है, एनर्जी दिया हुआ है 1 जूल, वोल्टेज 100 वोल्ट है। अब देखिएगा हमको निकालना है सी, कैपेसिटेंस निकालना है भाई। इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, धारता कितना होगा, ठीक है। देख लो द स्टोर्ड एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर 100 वोल्ट इज 1 जूल, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, है ना। देख लो अब बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, वोल्टेज पता है भाई और हमको एनर्जी पता है, ये स्टोर्ड एनर्जी है, संचित ऊर्जा दिया हुआ है कि नहीं, और हमको धारिता निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है। देख लो, अब देख लो फार्मूला क्या होता है बताओ, एनर्जी स्टोर्ड का फार्मूला क्या होता है बाबू, फार्मूला होता है U इज इक्वल टू हाफ CV², है कि नहीं। अब यहाँ से U तो मुझे पता है, तो 1 इज इक्वल टू हाफ इंटू C कितना है बताओ, C, सुनो C तो हमको पता नहीं है, V कितना है 100 का स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। अब यहाँ से कितना हो गया बताओ, 2 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा C इंटू 100 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 10 टू द पावर 4, है कि नहीं। और यहाँ से बाबू जब C निकालेंगे ना तो कितना हो जाएगा 2/10 टू द पावर 4, यानी यहाँ से C कितना आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -5 फैराड आ जाएगा। देख लो
ये इतना फैराड हमारा आंसर आ गया, 2 इंटू 10⁻⁻4 फैराड। देख लो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन है, बी आंसर करेक्ट है कि नहीं। सुन लो, देख लो ये बेहतरीन क्वेश्चन है, बस फार्मूला पुटिंग है, फार्मूला अगर याद रहेगा तो आराम से बना लीजिएगा, है कि नहीं। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 6 क्वेश्चन में आते हैं। देखो इधर 6 क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 6 क्वेश्चन समझिएगा थोड़ा सा, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण क्या होगा। भाई यहाँ पर जो है ना, देख लो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, विभवांतर स्थिर है, ठीक है। और स्थिर विभवांतर के लिए अगर प्रतिरोध का मान को आधा कर दिया गया, अगर रेजिस्टेंस को आधा कर दिया गया, हाफ कर दिया गया, है कि नहीं, तो रेजिस्टेंस को हाफ करने पर उत्पन्न ऊष्मा का मान पूछ रहा है। भाई हीट कितना डेवलप्ड होगा, देख लो क्या करा है क्वेश्चन में। देख लो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस पे रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज हाफ, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है लेकिन उसका रेजिस्टेंस कितना कर दिया गया, हाफ कर दिया गया। और उसके लिए उसका हीट, सुनो, हीट प्रोड्यूस्ड विल बी, हीट प्रोड्यूस्ड कितना होगा, कितना हीट जनरेट होगा, कितना ऊष्मा उत्पन्न होगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। अब बताओ, सुनो जो सुनो पोटेंशियल, अब देखो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस तो कांस्टेंट है ना भाई, तो हमारा सबसे पहला काम क्या है ना कि जो हीट का फॉर्मूला होता है ना, हीट प्रोड्यूस्ड का, ठीक है, उष्मा उत्पन्न ऊष्मा के परिमाण का जो फॉर्मूला होता है ना, वो पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में कितना होता है। अगर विभवांतर के फॉर्म में अगर फॉर्मूला की बात करेंगे तब क्या होगा, देख लो फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू V² इंटू टी, है कि नहीं। भी तो कांस्टेंट है, भी तो चेंज हो नहीं रहा है, देख लो। अब R जो है ना भाई, देख लो न्यू अगर हीट एनर्जी निकालेंगे, हीट प्रोड्यूस निकालेंगे, न्यू हीट प्रोड्यूस, ठीक है। अब देख लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है, सुन लो कि R को अगर हम आधा कर दें, रेजिस्टेंस को हम लोग आधा कर दें, प्रतिरोध को आधा कर दें, तब क्या होगा, देख लो। तो जैसे ही हम लोग इसको आधा करेंगे ना तो V² बाई हो जाएगा R/2, है कि नहीं, इंटू टी। ये देखो टी ऊपर चला जाएगा तो V² बाई R इंटू कितना टी हो जाएगा, ठीक है। तो देख लो पहले का जो था ना, पहले का दुगना हो गया, देख लो हमारा आंसर कौन आएगा, बी आएगा, ठीक है भाई। जो पहले का जो हीट डेवलप था ना, जो पहले का हीट प्रोड्यूस था उसका दुगना आ गया, ठीक है। तो ये हमारा 19 का आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो सॉरी 6 का आंसर हो गया। 7 में क्या कहा था, देख लो 7 क्वेश्चन कर रहा है बाबू, ध्यान दो। कह रहा है कि 60 वाट और 40 वाट का 2 बल्ब है और श्रेणी क्रम में जोड़ दिया था, उसका सम्मिलित शक्ति पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 60 वाट और 40 वाट का 2 बल्ब है कनेक्टेड इन सीरीज, देन द पावर ऑफ देयर इक्विवेलेंट, उसका इक्विवेलेंट का पावर पूछ रहा है। यानी सुनो देखो यहाँ पर 2 बल्ब हमारे पास है, ठीक है। पहला बल्ब का पावर कितना है बाबू, 60 वाट, और दूसरा बल्ब का पावर कितना है, देख लो ये आपका कितना है, 40 वाट है, ठीक है। पावर मैंने क्या, शक्ति है ना। और हमको इक्विवेलेंट पावर पूछ रहा है, इक्विवेलेंट पावर क्या होगा भाई, है ना। इक्विवेलेंट पावर अगर निकालेंगे ना बाबू तो P इक्विवेलेंट हो जाएगा P1 प्लस P2, ठीक है। ये सम्मिलित शक्ति हो गया, इक्विवेलेंट को तो क्या, सम्मिलित, दोनों को मिलाकर, है कि नहीं। और देख लो लेकिन हमको सुनो, अब देख लो, सुनो अब देख लीजिए, लेकिन P1 का जो फॉर्मूला होता है ना, ध्यान दो, P1 के लिए सुनो क्या पूछ रहा है, हाँ दोनों का सम्मिलित शक्ति पूछ रहा है, ठीक है। देख लो, चलो ध्यान दो, देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, शक्ति निकालना है, ठीक है भाई। शक्ति कैसे निकलेगा, सुनो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लो शक्ति कैसे निकालेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। देख लो इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। देखो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, P1 पता है, P2 पता है, देख लो P जो है ना प्रोपोर्शनल क्या होता है, V² बाई R, है कि नहीं। देख लो यानी P जो है ना R के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है भाई। R के क्या प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब V तो दोनों का कांस्टेंट है कि नहीं, V के बारे में तो कुछ बात नहीं हो रहा है। यानी यहाँ से P प्रोपोर्शनल किसका हो गया, R का प्रोपोर्शनल हो गया, 1/R का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है। P जो है ना सुन लो 1/R का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब सीधा समानुपाती हो गया 1/R का। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि P जो है ना R का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, खाली R का इनवर्सली है और 1/R का डायरेक्टली है, ठीक है। इसको समझना है, ध्यान दो। अब यहां से अगर P1 सुनो, इसलिए अब देख लो यहां से लिख सकते हैं, सो अब P इज इक्वल टू 1/R हो जाएगा बाबू, ठीक है। यानी यहां से R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/P, है कि नहीं। तो R1 निकालेंगे ना तो 1/P1 हो जाएगा, और R2 कितना हो जाएगा, 1/P2 हो जाएगा। देख लो R1 हो जाएगा कितना, 1/P1, और R2 कितना, 1/P2, क्लियर। देख लो P1 पता था,
P2 पता था, P प्रोपोर्शनल V बाई स्क्वायर बाई R होता है, तो यहाँ से 1 बाई R लिख सकते हैं, है कि नहीं। अब V तो दोनों का कांस्टेंट है। अब देख लो, अब यहाँ पे देखो R1 निकालेंगे इतना, R2 इतना आ जाएगा, ठीक है। अब देख लो श्रेणी क्रम में कह रहा था ना, अब दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे यानी सीरीज में जोड़ेंगे। अब देख लो सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या होता है बताओ। जब R को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे भाई, तो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R1 प्लस कितना R2, ये तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है। अब R1 कितने बराबर है, 1 बाई P1 के बराबर है। R2 किसके बराबर, 1 बाई P2 के बराबर है। इसको लिख सकते हैं 1 बाई P इक्विवेलेंट, है कि नहीं। देख लो भाई, हमको तो P इक्विवेलेंट पता करना है ना, कि भाई दोनों का सम्मिलित शक्ति क्या होगा। अब देख लो यहाँ से 1 बाई 60 प्लस 1 बाई 40, देख लो यानी P1 का वैल्यू 60 है, P2 कितना है 40 दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब यहाँ से जब इसको सॉल्यूशन करेंगे ना, 60 40 का एलसीएम निकालेंगे भाई, यहाँ से 2 प्लस 3 यानी कितना 5 बाई 120, इसलिए P इक्विवेलेंट कितना आएगा बाबू बताओ, 120 बाई 5 यानी 24 वाट आंसर आएगा हमारा, 24 वाट हमारा आंसर आ जाएगा। देख लो दिस इज द आंसर, ठीक है। बेहतरीन क्वेश्चन था, ठीक है। देखो इसी के आधार पे तुम और भी क्वेश्चन बना सकते हो, है कि नहीं। देख लो अगर सुनो, अगर 2 पावर दिया रहेगा, दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, तो उसी के लिए रेजिस्टेंस निकालना पड़ा। सुन लो, जो हम लोग प्रतिरोध जो निकाले ना भाई, तो सुनो प्रतिरोध जो निकाले ना हम लोग, उसी के लिए हमको आर का, सुनो उसी के लिए हमको आर का जरूरत पड़ा। जो हम लोग प्रतिरोध निकाले ना, तो श्रेणी क्रम में था, उसके लिए निकाले कि श्रेणी प्रतिरोध का श्रेणी क्रम का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखो आर, देखो यहाँ से आर इज इक्वल टू 1 बाई पी है, तो यहाँ से लिख सकते हैं आर इक्विवेलेंट 1 बाई पी इक्विवेलेंट, R1 1 बाई P1, R2 1 बाई P2, यहाँ से हमारा रिजल्ट आ गया, है कि नहीं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर क्या है, देख लो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सुनो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, सुनो 8 में कह रहा है ना कि विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होता है, पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। बिल्कुल सिंपल है, फार्मूला पुटिंग है, ठीक है। विद्युत परिपथ का जो शक्ति होता है ना, V स्क्वायर बाई R होता है, ठीक है। V के टर्म में इतना होता है, अगर सुनो V स्क्वायर बाई कितना R हो जाएगा, है कि नहीं। ये शक्ति का फॉर्मूला हो गया, देख लो। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 9th नंबर भाई कह रहा है आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। देख लो पहले देखो सिंपल बात क्या है भाई, एमीटर जो है ना करंट को मेजर करता है, ठीक है। एमीटर के द्वारा हम लोग करंट मापते हैं, है कि नहीं। अब देख लो, अब बताओ हमको आदर्श एमीटर चाहिए। आदर्श का मतलब क्या हुआ कि किससे ज्यादा करंट माप सकते हैं, किस कंडीशन में करंट का वैल्यू ज्यादा मिलेगा, है कि नहीं। आदर्श का मतलब क्या होता है, आइडियल। आइडियल एमीटर, देख लो आइडियल एमीटर का पूछ रहा है क्या होगा रेजिस्टेंस, है कि नहीं। तो आइडियल का मतलब क्या, एक अच्छा एमीटर होने के लिए कंडीशंस क्या बन सकता है, एक अच्छा एमीटर कब कहलाएगा। देखो अगर किसी सर्किट में प्रतिरोध नहीं है, अगर किसी सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है, अगर कोई विद्युत परिपथ है उसका प्रतिरोध शून्य है, तो वो एक अच्छा एमीटर कहलाएगा, है कि नहीं। क्योंकि जो प्रतिरोध होता है ना धारा का विरोध करता है, ठीक है। तो अगर प्रतिरोध नहीं होगा ना, तो वो एमीटर बेहतरीन होगा, वो एमीटर अच्छा होगा, ज्यादा करंट को डिटेक्ट करेगा, ज्यादा धारा का माप करेगा, है कि नहीं। तो ये हमारा आंसर कौन हो जाएगा भाई, आपका आंसर ए हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, है कि नहीं। अगर सुन लो, अगर एक आइडियल के लिए हम बात कर रहे हैं, आइडियल के लिए, है कि नहीं, ठीक है भाई। देख लो यहाँ पर हम सुनो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका आंसर बहुत कम भी हो सकता है, बहुत कम भी, है कि नहीं। एक आइडियल रेजिस्टेंस होने के लिए आंसर बहुत कम भी हो सकता है। अगर पूछता ना कि एमीटर के लिए क्या होना चाहिए कंडीशन, खाली एमीटर का बात करता, तो खाली एमीटर में तो बहुत कम प्रतिरोध होना चाहिए, है ना। यहाँ पर देखो लिखा हुआ वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आइडियल का बात कर रहा है ना, तो आइडियल का प्रतिरोध 0 यानी 0 प्रतिरोध अगर नहीं रहेगा तो और भी अच्छी बात है कि नहीं। अगर एमीटर की बात करता तो 0 आंसर आता, सॉरी वेरी स्मॉल आंसर आता। अगर कह रहा है कि आइडियल यानी अच्छा, तो उसके लिए 0 अगर आएगा प्रतिरोध तो बहुत अच्छी बात है कि नहीं। अब देख लो क्या कर रहा है क्वेश्चन में, 10th नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सुनो 10th नंबर में कह रहा है बाबू, देख लो एक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, यदि इलेक्ट्रॉन का इतना मान दिया हुआ है, प्रति सेकंड तार में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है, ठीक है। देख लो यहाँ पे करंट दिया हुआ है 1 एम्पियर भाई, और चार्ज पता है हमको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है। और हमको एन का वैल्यू निकालना है। देख लो यही क्वेश्चन का मेन पॉइंट है ना। ए करंट फ्लोइंग इन वायर इज 1 एम्पियर इफ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इतना कूलम, ठीक है। देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग थ्रू द वायर पर सेकेंड, है ना, पर सेकेंड कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है वायर से, ठीक है। देख लो एक वायर है भाई, उसका करंट दिया हुआ है 1 एम्पियर,
चार्ज पता है, एन का मान निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे देख लो। देखो भाई, और देखो टाइम भी यहाँ पे पता है, टाइम जो है ना, टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड। देख लो टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड है। ठीक है, प्रति सेकंड पूछ रहा है, तो प्रति सेकंड कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है ना। आप कैसे निकालेंगे देख लो। आपको पता है कि मैंने, सुनो, हाँ, हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ा है भाई, Q इज इक्वल टू आपका होता है एन ई, है कि नहीं। ये Q का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, आवेश का फॉर्मूला है, चार्ज का फॉर्मूला है। अब यहां से Q को हम लिख सकते हैं, सुन लो, I बाई टी इज इक्वल टू एन ई, है कि नहीं। अब अगर हमको यहां से n निकालना है ना बाबू, कैसे निकालेंगे देख लो। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, कैसे निकालेंगे n इज इक्वल टू, है ना। तो n बराबर हो जाएगा कितना, I बाई कितना, देख लो n इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, I बाई टी इंटू ई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से n का जब बात करेंगे ना, तो I कितना है, 1 है, टी भी 1 है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 है। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे ऊपर में 10 चला जाएगा। ठीक है, तो 10 बाई, सुनो, 10 बाई 16 इंटू 10 टू द पावर, ये हो जाएगा 19। और अगर यहाँ से सुनो 19 पावर है ना, तो 19 पावर से इसको हम 18 कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 100 बाई 16 इंटू 10 टू द पावर कितना, 18 हो जाएगा, है कि नहीं। अब देख लो, यहाँ देखो 18 कहाँ से आया भाई, ये 100 कहाँ से आ गया। तो पहले 19 पावर था, अब एक पावर हम यहाँ से ले लिए इसमें, तो एक पावर जब ले लेंगे भाई तो कितना बचेगा वो, हाँ 18 बचेगा। तो बाकी तो 10 इसमें गुना हो जाएगा ना। यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे ना, तो आ जाएगा कितना, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है भाई। देख लो 6.25 गुना 10 के पावर कितना, 18 इलेक्ट्रॉन, है ना। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही बेहतरीन। देखो ये सब क्वेश्चन सीधे एग्जाम से टकराएगा, सीधे एग्जाम से टकराता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन देख रहे हो ना, अब बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। और ये सब क्वेश्चन अगर बनाओगे ना, तो तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा पूरा, है ना। दिमाग को जो नस ब्लॉक हो चुका है ना, देखो बोर्ड लेवल का तैयारी करने के लिए भाई ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगा बोर्ड एग्जाम में, उतना ही बेहतर तुम कर पाओगे, है कि नहीं। बोर्ड एग्जाम में ज्यादा कुछ का जरूरत नहीं है। क्वेश्चन बैंक पूरा बना लो, कम से कम 2 से 3 बार क्वेश्चन बैंक सोल्व कर लो, तुमसे सारा क्वेश्चन बन जाएगा, है कि नहीं। क्वेश्चन बैंक ही मेन होता है। सुन लो, क्वेश्चन बैंक अगर बना लिया, कुछ मॉडल सेट बना लिया, तैयारी हो गया। ठीक है, अभी मैं ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बैंक करवा रहा हूँ भाई, इसके बाद हम 2 नंबर का भी बात करेंगे। ठीक है, 2 नंबर का जो क्वेश्चन है ना, उसको भी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। जो भी क्वेश्चन 2 नंबर का होगा ना, उसको मैं बोर्ड यहाँ पे डिस्कशन करूंगा। ठीक है, पहले मैं इस पूरे कंप्लीट कर लेता हूँ पहले इसके ऑब्जेक्टिव सेशन को, उसके बाद हम लोग अगला सेशन जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन का लाएंगे, है कि नहीं। और तब देखो तैयारी करने में और भी मजा आएगा। ध्यान दो इधर, अगला क्वेश्चन क्या करा, सुनो 11 क्वेश्चन में क्या करा बाबू, 11 क्वेश्चन में क्या करा देखिएगा। करा कि चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थित एम चुंबकीय घूर्ण वाले धारापाश द्वारा अनुभूत वाला घूर्ण का मान कितना होता है। देख लो, द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय ए करंट करेंट लूप मैग्नेटिक मोमेंट एम प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड बी इज। अगर सुनो, अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है, और वहां पर कोई चुंबकीय घूर्ण रखा हुआ है, मैग्नेटिक डायपोल रखा हुआ, ठीक है, ध्यान दो, यानी कोई बाहर मैग्नेट रखा हुआ, ठीक है भाई। अब देख लो, तो उस कंडीशन में जो हमारा जो टॉर्क है ना, वो टॉर्क पूछ रहा है, टॉर्क कितना होगा, यानी बल आघूर्ण कितना होगा। ठीक है, तो टॉर्क के लिए फार्मूला कितना होता है बताओ, एम क्रॉस बी। देख लो, ये एम क्रॉस बी आंसर हो जाएगा, डायरेक्टली फार्मूला पे हो जाएगा, इसको ब्रेक करेंगे, एम बी साइन थीटा आंसर आएगा, है कि नहीं। तो ये हमारा आंसर हो गया। 12 क्वेश्चन क्या कहता है देख लो, अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति कैसा होता है। देख लो, अनुचुंबकीय पदार्थ का जब बात होता है ना, तो उसका प्रकृति कैसा होगा भाई, उसका प्रवृत्ति पूछ रहा है। द ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, अगर कोई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, उसका ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, प्रवृत्ति क्या होता है भाई, इसका कांस्टेंट होता है। ठीक है, देख लो, इसका स्थिर होता है। ठीक है भाई, इसका जो आपका ससेप्टिबिलिटी है ना अनुचुंबकीय पदार्थ का, वो स्थिर होगा, कांस्टेंट होगा। ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्या करें भाई 30 नंबर में कि डायनेमो के कार्य सिद्धांत आधारित होते हैं। डायनेमो जो होता है ना, देखो डायनेमो किस सिद्धांत पर काम करता है, जो आपका डायनेमो है एसी जनरेटर इसको बोलते हैं। ठीक है, तो जो आपका एसी जनरेटर है ना भाई, वो कौन सा सिद्धांत पे काम करता है, कौन सा प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो जो एसी जनरेटर है ना बाबू, ये काम करता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। देख लो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे, है कि नहीं। ठीक है भाई, ये जो आपका एसी जनरेटर में होता क्या है, देख लो,
उसमें क्या होता है ना कि कॉइल जो है ना मैग्नेटिक फील्ड में रखा रहता है, ठीक है, रेक्टेंगुलर कॉइल है कि नहीं, और उसी मैग्नेटिक फील्ड में आने के बाद वो कॉइल जनरेट करता है, सॉरी कॉइल मूवमेंट करता है, घूमता है, ठीक है, और उसी की वजह से वहां पर क्या होता है ना, जनरेट करने से आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग आता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आता है, और जिसकी वजह से करंट जनरेट करता है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देख लो ये जो है ना 5 मार्क्स में भी बार बार आते हैं, ठीक है, जो आपका एसी जनरेटर है डायनेमो जो है ना एग्जाम में 5 मार्क्स में बार बार आता है, तो इस पर फोकस करना है भाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है कि नहीं। अब देख लो, अब कह रहा है किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडली, देख लो अगर कोई ऊंचाई ट्रांसफार्मर है, ठीक है भाई, अगर कोई ट्रांसफार्मर जो है ना स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, तो भाई स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए जो आता है ना प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल के लिए क्या वैल्यू क्या होता है उसका N1 N2 का, है कि नहीं। देख लो अब प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल मतलब प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में ना जो फेरों की संख्या जो होता है भाई, नंबर ऑफ टर्न जो होता है, तो किसमें ज्यादा होता है किसमें कम होता है, ये हम क्वेश्चन में कह रहा है। अगर कोई ट्रांसफार्मर है, 2 तरह का ट्रांसफार्मर होता है, एक होता है आपका स्टेप अप, एक होता है स्टेप डाउन। स्टेप अप को हम लोग ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं, स्टेप डाउन को क्या कहते हैं, अपचाई कहते हैं। सुन लो, अब देख लो ऊंचाई में क्या होता है भाई, सुनो ऊंचाई का काम क्या है, वोल्टेज को इंक्रीज करवाना, और अपचाई काम क्या है, वोल्टेज को डिक्रीज करवाना, है कि नहीं। देख लो अब देखो ध्यान दो, तो नंबर ऑफ टर्न का बात कर रहा है, देखो तो कौन है, देखो नंबर ऑफ टर्न का बात कर रहा है, ठीक है। तो जब नंबर ऑफ टर्न की बात करेंगे ना तो सेकेंडरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होता है, ठीक है। अब देख लो स्टेप अप का बात हो रहा है, देख लो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में यानी ऊंचाई ट्रांसफार्मर जो होगा ना उसमें नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होगा सेकेंडरी कॉइल में, यानी द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होगा प्राथमिक से, है कि नहीं। तो हमारा आंसर कौन होगा बताओ, N2 बड़ा हो जाएगा, N2 ग्रेटर देन N1, है कि नहीं। N2 क्या है भाई, द्वितीय कुंडली का फेरों की संख्या, N1 क्या है, प्राथमिक कुंडली का है। अब देख लो अब क्या कहता है 15 नंबर में, एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है। देख लो एलआर परिपथ का बात हो रहा है, एलआर परिपथ का मतलब कि भाई एलआर सर्किट, अगर कोई एलआर सर्किट है तो उसका शक्ति गुणांक पूछ रहा है ना। शक्ति गुणांक को हम कैसे निकालते हैं, देख लो ये cos फाई होता है भाई, और फॉर्मूला होता है R बाई जेड। cos फाई का फॉर्मूला क्या होता है, R बाई जेड। जेड क्या है बताओ, जेड है प्रतिबाधा, जेड को हम लोग इम्पीडेंस कहते हैं, इम्पीडेंस को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। देख लो एलआर सर्किट का जब इम्पीडेंस का बात होता है ना भाई, तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, देख लो ये ओमेगा है कि नहीं, ये आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। देख लो बी आंसर आएगा, है कि नहीं, आर बाई जेड। जेड बताओ एलआर सर्किट के लिए जेड क्या होता है, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, है कि नहीं, ये हमारा जेड का वैल्यू हो गया। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर क्या है भाई बताओ, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 16 में, देखो 16 में क्या कहता है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा आई और वोल्टेज के बीच कलांतर फाई हो तो धारा का वाटहीन घटक कौन होगा, है ना। इन एन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट आई एंड वोल्टेज इज फाई, देन द वाटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट विल बी, है ना। देख लो कोई सर्किट है भाई, कोई एसी सर्किट है कि नहीं, और उसमें धारा दिया हुआ है आपका कितना आई दिया हुआ है, धारा और वोल्टेज दिया हुआ है, ठीक है, करंट और वोल्टेज पता है, और उसके बीच कलांतर दिया हुआ है, फेज डिफरेंस फाई दिया हुआ है, ठीक है, धारा पता है, वोल्टेज पता है, कलांतर पता है। अब कह रहा है कौन सा घटक वाटहीन करंट का घटक होगा, वाटहीन करंट तो क्या, वाटलेस करंट का घटक कौन है, वाटलेस करंट का कंपोनेंट कौन है। देख लो तो वाटलेस करंट का जो कंपोनेंट होगा ना भाई ये हो जाएगा आई कॉस फाइव, है कि नहीं, ये आंसर कौन होगा, आई कॉस फाइव। देखो ये जो आपका आंसर है ना बिल्कुल करेक्ट मारा हुआ है। देखो एक लड़का का क्वेश्चन था, उसी से हम लोग लाए थे मांग कर, ठीक है, तो उसी को हम लोग डील कर रहे हैं, ठीक है, तो ये उस बच्चा का बिल्कुल सही मारा हुआ, ठीक है, आई कॉस फाइव, है कि नहीं। और देखिएगा 17 क्या कहता है, सुनो 17 क्या कहता है, देख लो 17 क्वेश्चन भी अलग तरह का क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन में ना इसका एक अपना भौकाल रहता है। देख लो अगर एसी का क्वेश्चन है ना कहीं पे, तो एसी का एक अलग भौकाल है कि नहीं। एसी का क्वेश्चन जो है ना बेहतरीन होता है, कंसेप्चुअल होता है, ठीक है, सोचना है थोड़ा थोड़ा, फार्मूला को याद रखना है, बनाना है कि नहीं, अब प्रत्येक क्वेश्चन में प्रैक्टिस करना है बार बार, है कि नहीं। देख लो अब कह रहा है कि रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एंड पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, है ना। देख लो वर्ग मान मूल मान दिया हुआ है भाई, और शिखर मान का अनुपात पूछ रहा है। देख लो तो आई आर एम एस का जो फॉर्मूला होता है बाबू, ये आई नॉट बटा रूट 2 होता है। आई आर एम एस का मतलब क्या, वर्ग माध्य मूल मान, है कि नहीं। अब देख लो जब इसको डिवाइड करेंगे ना आई आर एम एस बाई आई नॉट करेंगे ना भाई, तो 1 बाई रूट 2 आ जाएगा, यानी हमारा आंसर कौन आएगा बताओ, बी आंसर,
ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर, है कि नहीं। अब देखो 18 क्वेश्चन क्या कहता है, सुनो 18 क्वेश्चन में कह रहा है ना कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में यदि किसी चुंबकीय सुई के दोलन की आवृत्ति n हो तो इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन ऑफ मैग्नेटिक नीडल इज n। अगर फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति n दिया हुआ है और सुनो अगर मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र bh दिया हुआ है तो उसके लिए भाई रियल आंसर कौन होगा, देख लो ये हो जाएगा हमारा रियल आंसर n स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल bh हो जाएगा, ठीक है, n स्क्वायर प्रोपोर्शनल का bh हो जाएगा। देख लो देखो यहाँ पर एक देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले भी मैंने इसे बता दिया है कि नहीं। देखो अगर तुमको बेहतर तरीका से अगर ये क्वेश्चन बैंक समझना है, ठीक है, तो तुम क्या करो ना कि पिछले वाला जितना क्वेश्चन बैंक है सबको बनाते जाओ, प्रीवियस वाला जितना भी क्वेश्चन बैंक है जैसे 23 का 22 का 21 का मैंने सबको सोल्यूशन किया है, अगर वो सब तुम बनाते जाओगे ना तो तुम्हारे पास एक नॉलेज गेन हो जाएगा, उसी नॉलेज के आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन अपने आप बना दोगे, है कि नहीं। ये आपको करते जाना है। देख लो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 19 नंबर क्वेश्चन क्या करे बाबू कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान क्या होता है, ठीक है, नमन कोण यानी वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डीप एट द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है तो यहाँ पर हमको पूछ रहा है नमन कोण यानी एंगल ऑफ डीप पूछ रहा है, ठीक है। तो भाई देख लो नमन कोण का जो मान है ना चुंबकीय ध्रुवों पर वो होता है 90 डिग्री, ठीक है, याद रखना इसको। देख लो ध्रुव पर नमन कोण होता है 90 डिग्री, ध्रुव यानी क्या पोल पर होता है 90, और अगर इक्वेटर की बात करेगा विषुवत रेखा की बात करेगा तो वहां पर 0 हो जाता है कि नहीं। ये बात आपको याद रखना है, ध्यान दो। अगला क्या कहता है, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है, ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है भाई विद्युत चुंबकीय तरंग जो होता है किधर संचरण करता है, उसका प्रोपगेशन किधर होता है, ठीक है। तो वो जो संचरण है ना वो ई क्रॉस बी के समांतर हो जाएगा, ई क्रॉस बी के समांतर। ओके अब देखिएगा 21 क्या कहता है, सुनो और कहता है कि एक उत्तल लेंस जो है भाई एक हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है और सुनो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। और देख लो ये उत्तल लेंस है, ये अब उसको पानी में डुबा देते हैं, ठीक है, 1.33 पानी का अपवर्तनांक है। तो यह किस तरह से व्यवहार करेगा, किसके जैसा व्यवहार करेगा, ठीक है। देख लो एक कॉन्वेक्स लेंस का जो अपवर्तनांक है 1.5 है और उसको इमर्ज करते हैं वाटर में, है कि नहीं। अब कह रहा है कि किसके जैसा बिहेव करेगा। देखो सबसे पहली बात क्या है, ध्यान देने वाला सुन लो, सबसे पहली बात क्या है भाई कि अगर किसी लेंस को पानी में ले जाते हैं ना तो उसका फोकस दूरी बढ़ जाता है कि नहीं, प्लस हो जाता है। देख लो ये क्वेश्चन को मैंने बार बार बताया भी है, 2-3 बार बताया है। देखो दो तरीके से तुम रिवीजन कर सकते हो। पहला क्या है भाई कि देखो मैंने देखो जैसे तुम चैनल पे जाओगे ना तो प्लेलिस्ट खोलोगे ना भाई, तो प्लेलिस्ट में देखो प्लेलिस्ट में दिया हुआ है मिसलेनियस क्वेश्चन सॉल्यूशन, है ना। मिसलेनियस क्वेश्चन जो भी था ना मैंने पहले सॉल्व कर दिया था, जो हार्ड क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन दमदार होते हैं, जो क्वेश्चन में दम होता है, ठीक है, तो उसको मैंने सॉल्व किया है, ठीक है। अगर तुम उसको बना लोगे ना तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। या तो प्रीवियस ईयर में जो भी बहुत सारे क्वेश्चन हम ऐसा बनाए थे, है कि नहीं। तो देखो सबसे पहला कंसेप्ट क्या है भाई कि जैसे हम लोग सुनो आप इसको ले जाते हैं गिलास को, सुनो जब भी ले जाएंगे तो एयर से ही ले जाएंगे वाटर में, है कि नहीं। तो जैसे ही वाटर में ले जाते हैं तो उसका फोकल लेंथ बढ़ जाता है, फोकस दूरी बढ़ जाता है, ठीक है। अब बताओ फोकस दूरी बढ़ गया, अब से सिंपल बात है भाई फोकस दूरी अगर बढ़ा है उसका तो कॉनकेव तो होगा नहीं, डाइवर्जिंग लेंस तो नहीं होगा। देख लो ये तो अब सारे लेंस नहीं होगा, है कि नहीं। फोकस दूरी बढ़ने का मतलब क्या है कि भाई फोकल लेंस प्लस हो गया, पॉजिटिव हो गया, है कि नहीं। तो ये जो है आपका उत्तल लेंस की तरफ व्यवहार करता है, किसके जैसा, उत्तल लेंस, कन्वर्जिंग लेंस के जैसा, है कि नहीं। और देख लो 22 क्या कहता है, सुनो 22 क्या करा बाबू, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। देख लो यानी देख लो विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक सबसे ज्यादा हीरा का होता है कि नहीं। देख लो वाटर का होता है वाटर का 1.33, आपका जो ग्लास है उसका होता है कितना 1.5, वाटर मतलब क्या जल का होता है कितना 1.33, ग्लास का 1.5 होता है यानी कांच का 1.5, है कि नहीं। और एयर का 1 होता है भाई। सबसे ज्यादा अगर बात होगा तो हीरा का होता है, डायमंड का होता है, ठीक है। ये हमारा रियल आंसर हो गया, ठीक है भाई। ये हमारा सबसे ज्यादा जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना वो हीरा का हो जाएगा, है कि नहीं। और देखिएगा 23 क्या कह रहा है, सुनो इसमें कह रहा है बाबू कि दो लेंस जिसकी क्षमता दिया हुआ है, देख लो पावर दिया हुआ है P1 बराबर कितना है -10 डायोप्टर और P2 कितना है -5 डायोप्टर। देख लो ये है आपका +5 डायोप्टर, P1 पता है P2 पता है, ठीक है। और दोनों को संपर्कित करने पर संयुक्त की फोकस दूरी कितना होगा, ठीक है। अब देख लो
तो इक्विवेलेंट पावर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, P1 प्लस P2, यानी यहाँ से कितना हो जाएगा बताओ, -10 प्लस 5, यहाँ से आ जाएगा -5 डायोप्टर आ जाएगा। ठीक है, ये पावर आ गया। ठीक है भाई, अब देख लो, अब यहाँ से कह रहा है ना कि इसका फोकस दूरी कितना होगा। देख लो, फोकस का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 1/P होता है। ठीक है, अब देख लो ये हो जाएगा 1 कितना 5, है कि नहीं। अच्छा, तो 1 में 5 से डिवाइड करोगे भाई तो कितना आएगा बताओ, 1/5, है कि नहीं। जब थोड़ा सा मोबाइल दिए मेरा, तो 1 में 5 से भागा दोगे तो कितना आता है, देख लो थोड़ा सा मैं देखता हूँ भाई, है ना। जब तुम 1 में 5 से भागा दोगे ना तब रिजल्ट क्या आता है, देखिएगा। 1/5, देखो 0.2 आ गया। ठीक है, देखो ये आपका हो जाएगा कितना 0.2, है कि नहीं। अब देखो P तो माइनस में ना है भाई, तो ये हो जाएगा -0.2। ठीक है, ये मीटर हो जाएगा। ठीक है कि नहीं। देख लो ये मीटर में आंसर आता है। देखो ये जो हम फॉर्मूला लगा रहे हैं ना मीटर के लिए, और सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा बताओ, तो सेंटीमीटर में कैसे बदलेंगे भाई, -0.2 इंटू 100 कर देंगे, है कि नहीं। यहाँ से पॉइंट नीचे आ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, यानी -20 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। ठीक है, देख लो इसका जो आंसर है ना वो -20 सेंटीमीटर आ गया, है कि नहीं। देखिए ये हो जाएगा -20 सेंटीमीटर, यानी हमारा आंसर कौन होगा बाबू, ए इज द करेक्ट आंसर, है कि नहीं। जब देखो लेंस का फोकल लेंथ पता है भाई P1 P2, इक्विवेलेंट निकाल लेंगे P1 प्लस P2 हो जाएगा, है कि नहीं। देख लो, और यहाँ से P का मान -5 आ गया तो हम यहाँ से F निकाल लेंगे, 1/P फार्मूला लगाएंगे, है कि नहीं। और P का मान तो -5 है तो भागा देंगे तो 0.2 आ गया, यानी 20 सेंटीमीटर आंसर आएगा। ठीक है भाई, अब देख लो, देखो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा, सुनो। सामान्य समायोजन के लिए, सुन लो, सामान्य समायोजन मतलब नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए, है कि नहीं। देख लो लिख रहा है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, है ना। अगर सामान्य समायोजन के लिए बात करेंगे तो खगोलीय दूरबीन का आवर्धन क्षमता कितना होता है ना। खगोलीय दूरबीन का आवर्धन क्षमता मैग्नीफाइंग पावर सामान्य समायोजन के लिए होता है कितना, -FO/FE। ध्यान दो, ये होता है हमारा आंसर, -FO कितना FE होता है। ठीक है, अब देख लो 28 में आते हैं। अब क्या कर रहे हैं 28 में, सुनोगे। बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आंख के उस दोष को दूर करने जिसे कहा जाता है, देख लो। और सिलिंड्रिकल लेंसेज आर यूज्ड टू करेक्ट द आई डिफेक्ट कॉल्ड। देखो सबसे पहली बात क्या है भाई कि अगर देखो हमारे आंख में 4 तरह का बीमारी होता है भाई, 4 तरह का दृष्टि दोष होता है। सबसे पहला का नाम है मायोपिया, दूसरा का नाम है हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, और तीसरा का नाम है प्रेस बायोपिया, चौथा का नाम है एस्टिग्मेटिज्म, है ना। मायोपिया को हम लोग निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया को दूर दृष्टि दोष बोलते हैं भाई, और प्रेस बायोपिया को जरा दृष्टि दोष कहा जाता है, और एस्टिग्मेटिज्म को अबिंदुकता कहा जाता है। ठीक है, तो भाई देख लो मायोपिया को जो हम लोग दूर करना चाहेंगे ना तो वो कॉनकेव से होता है, अवतल लेंस से होता है, और हाइपरमेट्रोपिया को दूर करेंगे उत्तल लेंस से। ठीक है, और जरा दृष्टि दोष रहेगा ना तो उसमें हम लोग बाइफोकल लेंस लगाते हैं। ठीक है, और अगर हमको रह गया अबिंदुकता तो अबिंदुकता को दूर करने के लिए हम लोग एस्टिग्मेटिज्म इसको बोलते हैं। ठीक है, एस्टिग्मेटिज्म को दूर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, बेलनाकार लेंस का, है कि नहीं। तो हमारा आंसर सी इज द करेक्ट आंसर, सी हमारा करेक्ट आंसर है भाई। अगर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा 4 में से तो आप कोई भी क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, है कि नहीं। कौन लेंस का यूज कहाँ पे किया जाता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नहीं। देखो और देख लो ये 26 क्वेश्चन है। 26 क्या कहता है सुनो, 26 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा धमाकेदार क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा दमदार क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में बच्चे हमेशा फंस जाते हैं, बच्चे को कंफ्यूजन हो जाता है। ध्यान दो, बार बार बच्चे फंसते हैं इसमें, है कि नहीं। अब देख लो, तो देख लो, ध्यान दो, देखो कहता है प्रकाश के रंग का क्या कारण है, लाइट ऑफ इट्स कलर। भाई प्रकाश के रंग का कारण वेवलेंथ है, तरंग दैर्घ्य, है कि नहीं। अब देख लो, तो उसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रकाश के रंग का कारण इसका आवृत्ति है, क्योंकि तरंग दैर्घ्य तो यहाँ पर ऑप्शन है नहीं, है कि नहीं। तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ तो है नहीं यहाँ पे, तो इसका आवृत्ति हो जाएगा प्रकाश के रंग का कारण। ठीक है, हम कह सकते हैं कि प्रकाश का जो रंग होता है ना आवृत्ति पर और वेवलेंथ पे दोनों पे डिपेंड करता है, यानी आवृत्ति पर भी और तरंग दैर्घ्य पर भी, है कि नहीं, यानी वेवलेंथ पर भी फ्रीक्वेंसी पर भी, है कि नहीं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है कि भाई एन अपवर्तनांक वाला एक प्रिज्म है। ठीक है, एक प्रिज्म है जिसका अपवर्तनांक एन दिया हुआ है, और प्रिज्म कोण ए प्रिज्म कोण है इसका। अब पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा, ठीक है, डेविएशन ऑफ ए थिन प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन एंड एंगल ऑफ प्रिज्म ए। ठीक है, देख लो ये हमारे पास एक थिन प्रिज्म है भाई, थिन मतलब क्या, पतला प्रिज्म है। ठीक है, तो पतले प्रिज्म का जब बात होता है ना
तो पतले प्रिज्म के लिए फॉर्मूला होता है क्या, म्यू सॉरी क्या निकालना, डेविएशन निकालना है ना, तो म्यू माइनस 1 इंटू ए होता है। ठीक है भाई, अब यहाँ पर म्यू को तो n मान लिया गया, देख लो, तो n माइनस 1 इंटू ए हो जाएगा, है कि नहीं। तो हमारा आंसर कौन आएगा बाबू, ये बी इज द करेक्ट आंसर, है कि नहीं, बी हमारा आंसर हो गया। अब देखिएगा 28 में आते हैं, बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र क्या होता है। अगर कोई बिंदुवत स्रोत है भाई, बिंदुवत स्रोत है, ठीक है, स्रोत बिंदुवत है, मतलब क्या, बिंदुवत का मतलब क्या होता है, बिंदु के आकार का है कि नहीं। अगर स्रोत बिंदु के आकार का है और उससे परिमित दूरी पर कह रहा है, क्या होगा, परिमित दूरी पर कह रहा है, ठीक है। परिमित दूरी का मतलब क्या, फाइनाइट डिस्टेंस पे क्या होगा उसका सोर्स, कैसा सोर्स होगा, है ना। कोई बिंदुवत स्रोत रहेगा भाई, ठीक है, पॉइंट सोर्स है ना, देख लो, है ना, वेव फ्रंट ड्यू टू ए पॉइंट सोर्स, ठीक है, ऑफ ए फाइनाइट डिस्टेंस। अगर आपका परिमित दूरी पर होगा भाई तो क्या होगा, उसके लिए क्या होगा आंसर हमारा, ठीक है। देखोगे, देखिए यहाँ पे जो सुनो, लाइन सोर्स अगर रहता है ना उसके लिए बेलनाकार होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर है ना वो तो गोलाकार होना चाहिए, ठीक है, स्फेरिकल होना चाहिए इसका, है ना। बिंदुवत स्रोत का रहा, देख लो, बिंदुवत स्रोत में तो देखो, मान लेते हैं हमारे पास एक स्रोत है, ठीक है, और यहाँ से परिमित दूरी पर कह रहा है, ठीक है, फाइनाइट डिस्टेंस पे, है कि नहीं, तो उसके लिए गोलाकार ही आंसर आना चाहिए, है कि नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लो एक बार आप लोग, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन अगर आपको हो रहा है ना तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि सर इसका ये प्रॉब्लम से ये दिक्कत है, ठीक है। अभी मैंने आपको बस इसका आंसर बता दिया, ठीक है। अगर कुछ कंफ्यूजन इसमें है तो आप मुझे इसका सोल्यूशन कीजिएगा या तो मुझे बताइएगा, ठीक है, ध्यान दो। अब देख लो, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, सुनो, 29 में क्या कर रहा है, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम क्या होता है, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम पूछ रहा है भाई। सन जो सोलर स्पेक्ट्रम है ना वो कैसा स्पेक्ट्रम होता है, सोलर में क्या, सूर्य के प्रकाश से जो स्पेक्ट्रम आएगा वो कैसा होगा, देख लो, तो वो भाई कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम हो जाएगा। कंटिन्यूअस क्या, सतत, माने लगातार। सूर्य के प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम बनेगा ना वो ब्रेक करके नहीं बनेगा, वो रेगुलर में बनेगा, है कि नहीं, लगातार बनेगा। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम बहुत ये रेगुलर बनता है, कभी ब्रेकेबल नहीं होता है, ठीक है। ये काफी गजब का क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा भी था बहुत बार एग्जाम में, इसके पहले भी आया था। अब देखो 30 क्वेश्चन क्या कहता है, सुनो, लेमडा तरंग दैर्घ्य दिया हुआ भाई, लेमडा तरंग दैर्घ्य है और लेमडा तरंग दैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा पूछ रहा है, ठीक है। द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लेमडा इज, अगर तरंग दैर्घ्य लेमडा दिया हुआ तो उसके लिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, सुन लो। तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एच इंटू न्यू, ठीक है। और ये देख लो E इज इक्वल टू हो जाएगा H इंटू सी बाई लेमडा, ठीक है, ये भी आंसर हो जाएगा एस सी बाई लेमडा, है कि नहीं। अगर एनर्जी कहीं पर एस सी बाई लेमडा है तो ये भी आंसर सही है। अगर कहीं पर H इंटू न्यू है, देख लो यहाँ पर E क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन का ऊर्जा है, ठीक है। और यहाँ पर H क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट है, प्लांक नियतांक है कि नहीं। प्लांक नियतांक आपको पता है इसका वैल्यू कितना होता है, 6.63 × 10⁻34 जूल सेकेंड, है कि नहीं। अब देख लो, अब यहाँ से न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति है, ठीक है, इसको न्यू पढ़ते हैं। तो न्यू का फॉर्मूला होता है सी बाई लेमडा, यानी सी क्या है, प्रकाश का चाल, और लेमडा क्या है, वेवलेंथ है। तो भाई ये हमारा आंसर, करेक्ट आंसर है। अगर कहीं पर H इंटू न्यू भी रहता है ना तो वो भी करेक्ट आंसर हो जाता है कि नहीं। तो ये अभी फिलहाल इस ऑप्शन के लिए ये आंसर करेक्ट है कि नहीं। अब देख लो क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, सुनो, 31 क्वेश्चन भी बेहतरीन क्वेश्चन है, सुन लो। ये क्वेश्चन रेडियो एक्टिविटी का है बाबू, और रेडियो एक्टिविटी से क्वेश्चन बार बार आता है, हमेशा आता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, सुनोगे, क्वेश्चन कह रहा है ना कि जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक मान से आधी हो जाती है उसे कहते हैं, है कि नहीं। इन द टाइम इन विच रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बिकम्स हाफ ऑफ इनिशियल अमाउंट, अगर कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है इनिशियल अमाउंट का आधा हो गया, है ना। अगर कोई रेडियो सक्रिय पदार्थ जो भाई अपने प्रारंभिक मान का आधा हो गया उसे क्या कहते हैं, तो उसी को हम लोग अर्ध आयु कहते हैं, ठीक है, उसको हाफ लाइफ कहा जाता है। अगर कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल अपने अर्ध आयु का आधा हो गया ना तो वो हाफ लाइफ कहलाता है, उसको हाफ लाइफ बोला जाता है, ठीक है, इसको अर्ध आयु भी कहते हैं हिंदी में, है कि नहीं। और देख लो क्या कहता है क्वेश्चन 32 में कि भाई ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। देख लो भाई, अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं भाई तो अर्धचालक में क्या होता है, देख लो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका थोड़ा कंसेप्ट मैं देता हूं तुमको, ठीक है। देख लो, जब बात, देखो ये बात जब आता है भाई विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है। देख लो सेमीकंडक्टर और कंडक्टर का जो बात होता है ना वो दूसरे के अपोजिट बात होता है,
है कि नहीं। अगर तुम कंडक्टर में तापमान को बढ़ाते हो, टेम्परेचर को इंक्रीज करवाते हो, तो उसका कंडक्टिविटी बढ़ता है कि नहीं। टेम्परेचर के साथ क्या होता है बताओ, सॉरी कंडक्टर के साथ क्या होता है बताओ। और देख लो, बात यही है कि ताप बढ़ाते हैं अगर अर्धचालक में, यानी रेजिस्टिविटी में अगर उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करवाते हैं, ठीक है। तो ये बात हो रहा है सेमी कंडक्टर का, यानी अर्धचालक का, ठीक है। तो अर्धचालक में क्या होगा, घटेगा, ठीक है। जब बात अर्धचालक का होगा भाई तो घटेगा, है कि नहीं। रेजिस्टिविटी से क्या होगा, घट जाएगा। जब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी घट जाएगा, और टेम्परेचर घटेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगा। रेजिस्टिविटी में तो क्या, प्रतिरोधकता, उसी को विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं, ये दिमाग में रखना है, ठीक है। अब देखो चालक में इसका उल्टा होता है। चालक में जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगा, और टेम्परेचर घटेगा तो रेजिस्टिविटी क्या होगा, घटेगा, है कि नहीं। तापमान बढ़ने से प्रतिरोधकता बढ़ेगा और घटने से घटेगा चालक में। और अचालक में क्या, सॉरी अर्धचालक में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका क्या होगा, देख लो जो प्रतिरोधकता है वो घट जाएगा, है कि नहीं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर का आता है 33। नैंड गेट का बुलियन व्यंजक क्या है। नैंड गेट का बात हो रहा है बाबू, नैंड गेट का। देखो नैंड गेट को सुनो, नैंड किससे किससे मिलकर बनता है, एंड प्लस नॉट से मिलकर, है कि नहीं। एंड प्लस क्या, नॉट। नैंड गेट का जो फॉर्मेशन होता है बाबू, वो एंड गेट और नॉट गेट मिलाकर होता है। अब देखो एंड गेट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, देख लो एंड गेट का ये रिप्रेजेंटेशन हो गया, है कि नहीं। ये आपका एंड गेट का हो गया, ठीक है। इसी में नॉट जोड़ेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, ये नैंड हो गया, ठीक है। तो जब नैंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन पूछ रहा है बाबू, तो एंड गेट का जो बुलियन एक्सप्रेशन होता है ना, वो ए इंटू बी होता है, देख लो ए इंटू बी होता है। और नॉट का होता है, इस पर रेकरिंग दे देंगे तो पूरा देखो इसको मिला के नैंड बन जाता है। तो कैसे होगा बताओ, अगर ए इंटू बी का रेकरिंग कर दिए तो नैंड का हो गया, देख लो ये रेकरिंग है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर कौन हो जाएगा, डी आंसर आएगा, ठीक है। अब देख लो अगर नैंड की जगह नॉर का आता है, तो नॉर का जो बुलियन एक्सप्रेशन होता है, देखो नॉर जो है ना और नॉट से बनता है, तो इसका हो जाता है ए प्लस बी का रेकरिंग नॉर का, देखो ये नॉर बनेगा इससे, है कि नहीं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो तुमको बताया था कि बेसिक गेट 3 होता है, एंड और नॉट, और एंड और नॉट को मिलाते हैं तो नैंड बनता है, और नॉट को मिलाएगा तो नॉर बनेगा। और इसका जो एक्सप्रेशन है ना, वो ए इंटू बी का रेकरिंग हो जाएगा नैंड का, और ये ए प्लस बी का रेकरिंग हो जाएगा, है कि नहीं। अब देखिएगा 14 क्या कहता है, आयाम अधिमिश्रण में अधिमिश्रित सूचकांक का मान क्या होता है, ठीक है। देख लो क्या कह रहा है, सुनो, द मॉड्यूलेटेड इंडेक्स इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ये 0 से 1 के बीच में होता है भाई, इसको याद रखना है, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको आपको क्लियर कर लेना है, ठीक है, ध्यान दो। अब क्या कहता है, पृथ्वी के किसी स्थान पर, देख लो पृथ्वी के किसी स्थान पर टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई 245 मीटर है, जिसकी अधिकतम दूरी इस टावर का प्रसारण पहुंचेगा, ठीक है। देख लो द हाइट ऑफ टीवी टावर एट अ सर्टेन प्लेस इज 2245 मीटर, देख लो हाइट दिया, एज कितना दिया हुआ, 245 मीटर में दिया हुआ, ठीक है बाबू। और देखो इसका जो आपका सुनो कह रहा है पहुंचेगा कहाँ तक पहुंचेगा। अब देख लो पृथ्वी का त्रिज्या जो होता है ना, आर बराबर होता है 6400 किलोमीटर, ठीक है। इसको अगर किलोमीटर में चेंज करोगे ना तो 245 बाई 1000 यानी 10 के पावर -3 से गुना करना पड़ेगा, ये किलोमीटर में चेंज हो गया, है कि नहीं, क्लियर। और सुनो जी का मान क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है कि नहीं, ठीक है। जी का हालांकि यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगा। अब देख लो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सुनो अब कह रहा है कि मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है, अधिकतम दूरी निकालना है, वैसा अधिकतम दूरी निकालना जो टावर के प्रसारण पर पहुंचेगा, ठीक है। देख लो एक स्थान पर टीवी का जो आपका देख लो टीवी का जो क्या दिया बताओ, हाइट दिया हुआ कितना 245 मीटर, और आपका क्या पूछ रहा है बताओ, कह रहा है कि मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा। फॉर्मूला क्या होता है भाई डिस्टेंस के लिए, डी बराबर होता है √2HR, ठीक है। देखो ये फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। ये मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ना भी है भाई, जो बच्चे मॉडर्न फिजिक्स नहीं पढ़ेंगे उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा, लेकिन जो आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ लीजिएगा ना तो ये क्वेश्चन आपके लिए एकदम हलवा हो जाएगा, है कि नहीं, एकदम हलवा क्वेश्चन है ये, है कि नहीं। इसको तुम आराम से फार्मूला के आधार बना सकते हो, ठीक है। अब देख लो तो जब इसका डाटा को पुट करेंगे भाई, इसमें देख लो ये डाटा पूरा अगर इसमें पुट करोगे भाई तुम लोग कितना हो जाएगा, 2 इंटू एच कितना है बताओ, 245 गुना 10 के पावर -3 गुना कितना 6400। और जब भाई तुम इसको जब पुट करोगे ना डाटा को,
तो ये आ जाएगा कितना, देख लो 56 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, इसको किलोमीटर पहले ही चेंज कर दिए थे, तो ये हमारा आंसर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सुनो, ये हो गया हमारा। चलो ये भाई चलो ये हमारा क्वेश्चन था, ये 35 क्वेश्चन का सीरीज था, 2019 का ये क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत ही तगड़ा कंसेप्ट था इसका, है ना। चलो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।